हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज पढ़ रहे हैं हम हिंदी में कक्षा 10वीं क्षितिज का चौथा पाठ, जो कि पद्य खंड से है, आत्मकथ्य। आत्मकथ्य क्या है? आत्मकथ्य होता है इसमें आत्मकथ्य मतलब आत्मकथा लिखने के लिए बोला गया है वैसे तो पाठ में, पर आत्मकथ्य मतलब आत्मकथा। आत्म मतलब स्वयं की, कथा मतलब कहानी। जब व्यक्ति स्वयं अपनी ही कहानी स्वयं लिखता है उसको कहते हैं आत्मकथा। और जब व्यक्ति के बारे में कोई और लिखता है उसके जाने के बाद, उसको कहते हैं जीवनी। तो जीवनी और आत्मकथा में ये अंतर है। आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है अपनी, और जीवनी किसी और के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा में संपूर्ण पहलू होते हैं जीवन के, जबकि जीवनी में कुछ ऐसी घटनाएं जिनकी जानकारी होना चाहिए। तो आत्मकथा का जो विस्तार होता है वो ज्यादा होता है, जीवनी का विस्तार कुछ सीमाओं के अंदर ही होता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे महापुरुषों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। स्वयं के जीवन में जो वर्णित हुआ, स्वयं के जीवन में जो घटना घटी उसको वर्णित किया है। अपने जीवन में घटी हुई घटना, सुख दुख, प्रगति, उत्थान पतन, जिससे जितने भी पड़ाव से वो गुजरे हैं वो सारे पड़ाव उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। तो ये जो आत्मकथ्य पाठ है ये है कि इसमें जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा है ये, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी से ये बोला गया है, लोगों ने कहा है कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा लिखने से मना कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। मेरे जीवन में बहुत दुख हैं, मैंने बहुत संघर्ष किया है, मैंने बहुत तकलीफें झेली हैं। मैं अपनी तकलीफों को किसी और को नहीं बताना चाहता, नहीं तो लोग उसका मजाक बनाएंगे। जब हम किसी को अपनी तकलीफ बता देते हैं उस समय तो लोग सुन लेते, पर एक समय के बाद मजाक बन जाता है। या हम बार बार उन्हें उसी बात का रोना रोए तो लोग कहते हैं इसकी तो आदत हो गई है, ये तो अपनी परेशानी बताता रहता है, मतलब जैसे हम लोगों के पास कोई परेशानी है ही नहीं, ऐसे लोग बोलने लगते हैं। तो जयशंकर प्रसाद अपने जीवन की कठिनाइयों को अपने अंदर ही रखना चाहते हैं, वो उजागर नहीं करना चाहते। तो आत्मकथा में बोला गया है आत्मकथा लिखिए, और वो कह रहे हैं मैं नहीं लिखना चाहता। वो अपनी बातें बताएंगे कि मैं क्यों नहीं लिखना चाहता आत्मकथा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो लेखक परिचय है छायावादी। छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 1889 में वाराणसी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। बनारस में हुआ है इनका, और ये कोई सामान्य नहीं बल्कि प्रतिष्ठित जाने माने सम्मानीय परिवार से थे। इस परिवार को सूचनी के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई परिवार ऐसा होता है ना कि उसको कोई अच्छा नाम दिया जाता है जिससे सभी लोग जानते हैं, अच्छा नाम दिया नहीं जाता, लोग वो नाम से वो प्रचलित हो जाते हैं। तो सूचनी के नाम से इनका परिवार जाना जाता था वाराणसी में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। प्रसाद जी ने काशी के किंग्स कॉलेज से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की। देखिए, आप कहेंगे कॉलेज क्यों बोला गया, तो ये उस समय की बात है, वहाँ कॉलेज नाम से ही संबोधित होता था। तो कक्षा 8वीं जो की है वो किंग्स कॉलेज से की। इसके पश्चात उन्होंने घर पर ही हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इनके माता पिता तथा बड़े भाई का असामयिक निधन हो गया। असामयिक निधन मतलब अचानक अकस्मात मृत्यु हो गई। युवावस्था में ही पत्नी का निधन हो गया। जब ये युवावस्था में थे, इनका विवाह हो चुका था, युवावस्था में थे, बहुत बुजुर्ग नहीं हुए थे उस समय, इनकी पत्नी भी चल बसी। निधन होने की चिर वेदना का प्रभाव उनके काव्य रचनाओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो चिर वेदना मतलब लंबे समय से जो पत्नी ना होने का दुख, व्यक्ति लंबे समय क्या, जब तक रहे तब तक उन्हें वो दुख था कि मेरी कोई भी नहीं है और मेरा जीवन साथी भी नहीं है। तो अपने जीवन साथी से उन्हें इतना लगाव था कि उनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में वो दुख छलकता है, वहां पर दिखाई देता है, झलक जाता है। तो उनकी मृत्यु दिखाई देता, और इनकी मृत्यु सन 1937 में 1937 में हुई थी जयशंकर प्रसाद की। आगे देखते हैं इनकी प्रसिद्ध या प्रमुख रचनाएं हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा मतलब बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था, बहुत प्रकार से ये लिख पाते थे, तो इसको कहते हैं बहुमुखी प्रतिभा, मतलब कई प्रकार की प्रतिभाओं, कलाओं से जो निपुण हो।
इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। कई प्रकार की विधाएं लिखी हैं इन्होंने, कविता लिखा है, नाटक, उपन्यास। ये गद्य की जो गद्य साहित्य होता है उसकी ये विधाएं हैं। पद्य साहित्य भी इसमें शामिल है कविताओं में। तो ये विधाओं में, कई विधाओं में इनकी लेखनी उत्कृष्ट थी। ये लिख पाते थे और अच्छा लिखते थे। कविता भी लिखी इन्होंने, कहानी नाटक भी, कहानी नहीं, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे। सभी में ये उत्कृष्ट रचनाएं हैं जिनमें कामायनी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी तो हर किसी को याद रहती है, पढ़े ना व्यक्ति पर नाम से पता है कि कामायनी मतलब जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है वो आधुनिक काव्य जगत की सर्वोत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इनकी प्रमुख रचना इस प्रकार है। मुख्य महाकाव्य है कामायनी, महाकाव्य है, आधुनिक युग का काव्य है। तो कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली रचना है कामायनी। देखिए कई बार आपका एमसीक्यू भी बन जाता है अगर बताया गया है तो, और एमसीक्यू के साथ साथ ये जीके भी है, हमारा जनरल नॉलेज भी है हिंदी के विषय में, कि सबसे उत्कृष्ट रचना जयशंकर प्रसाद जी की क्या है, तो कामायनी। कामायनी किसकी प्रसिद्ध रचना है, कामायनी को किस युग की रचना माना गया, तो आधुनिक काव्य माना गया है इसे। इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस रचना पर इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, तो इन पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। तो इस पर इन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था कामायनी पर। कामायनी आधुनिक हिंदी काव्य जगत की प्रसिद्ध रचना है, इनकी उत्कृष्ट रचना है। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे देखते हैं खंड काव्य। ये तो वो महाकाव्य था कामायनी। खंड काव्य में इन्होंने क्या लिखा, देखिए महाकाव्य जिसमें बहुत सारे सर्ग होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे महाकाव्य बनता है। रामायण आपका महाकाव्य है, बहुत सारे, उसमें कितने सारे 7 कांड उसमें दिए गए हैं, इतना विस्तृत है, वो विशाल है, वो महाकाव्य। खंड काव्य जो छोटे छोटे भागों में टूट जाए, जिसमें सर्गों की संख्या कम होती है, उसे खंड काव्य कहते हैं। तो खंड काव्य में है आंसू, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, ये इनके खंड काव्य है। नाटक इन्होंने लिखे हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सौमिनी। तो आप एक बार अब इनको पढ़ते फिर हम एक बार रिवाइज करेंगे। उपन्यास है इनके कंकाल, तितली और इरावती, ये एक ही नाम है। कहानी संग्रह है इनका आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो इनका महाकाव्य क्या है बताइए आप, तो इनका महाकाव्य है कामायनी। आधुनिक काव्य की प्रसिद्ध उत्कृष्ट रचना कामायनी महाकाव्य है। खंड काव्य में क्या आते हैं, आंसू, महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक। साथ ही नाटक में अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सौमिनी। उपन्यास में कंकाल, तितली और इरावती। कहानी संग्रह में आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो ये इनके क्या है, कहानी संग्रह। तो उन्होंने महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक, कहानी संग्रह, मैंने कहा था कहानी पर कहानी इन्होंने लिखी हुई है। काव्य सौंदर्य, इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उनमें इनका कविता का सौंदर्य क्या है, मतलब सौंदर्य कहाँ से निकल कर आता है। हमने अलंकार पढ़े थे, तो किस प्रकार की भाषा, छंद कहाँ पर है, अलंकार का प्रयोग है क्या, तो ये होता है काव्य सौंदर्य। काव्य कविता में सुंदरता किन किन कारणों से आई है, कौन सा व्याकरण का पक्ष आया है। प्रसाद जी की सभी रचनाएं परिमार्जित है, मतलब पूरी तरीके से उत्कृष्ट हैं, मान्य है। इन्होंने अपने काव्य में नारी को पराकाष्ठा तक पहुंचाया। इन्होंने नारी के रूप का वर्णन या नारी के गुणों का वर्णन बहुत ही पराकाष्ठा मतलब उत्कृष्ट श्रेणी में किया है। पुरुषत्व के मोह में नारी सत्ता को नगण्य मानने वाले पुरुष को इन्होंने समरसता लाने की सलाह दी है। पुरुषत्व के मोह में नारी सत्ता को नगण्य मानने वाले पुरुष को उन्होंने समरसता लाने की, मतलब अपने जीवन में और अधिक रस लाने की यहाँ पर सलाह दी है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, मतलब तुमने अपने पुरुषत्व मोह में तुमने अपना इतना पुरुषवादी समाज कर लिया, अपना पुरुष, नारी की सत्ता, नारी का अस्तित्व ही भूल गए हो तुम, ऐसी इनकी रचना है। इस तरह अनेक काव्य की सुंदरता नारी के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हुई है। इनके काव्य की सुंदरता, इनके मतलब इस तरह जो कुछ सत्ता है नारी की इनके काव्य की सुंदरता नारी के सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हुई है। इनके काव्य में उपमा अलंकार है, किसी को उपमा दी हुई है, अनुप्रास अलंकार है, कई वर्णों का बार बार आवृत्ति है, रूपक अलंकार का प्रयोग है, विरोधाभास भी बहुत जगह इन्होंने किया है। तो ये अलंकारों का प्रयोग है, उपमा, अनुप्रास, रूपक, विरोधाभास, इस तरह प्रयोग हुआ है कि बस सर्वदा नवीन, नया लगते हैं, ऐसा लगता है ये हम पहली बार ये अलंकार देख रहे हैं इसे। इस तरह प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। कोमलता, मधुरता और ओज, कहीं कहीं ओज गुण भी आया है, उसका यहाँ पर ये साहित्य इनका है। छायावाद की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम कविता में दर्शनीय है।
सौंदर्य भी है, प्रकृति से भी प्रेम बताया है उन्होंने अपनी कविताओं में, देश के प्रति भी प्रेम उन्होंने दर्शाया है। तो ये इनकी कहते हैं ना, इनकी लेखनी कई स्थानों पर, कई क्षेत्रों में इनकी लेखनी उत्कृष्ट थी। इन्होंने कई क्षेत्रों को कवर किया था लिखने के लिए। भाषा शैली कैसी थी, इनकी भाषा कैसी रही? तो प्रसाद की रचनाओं में इनकी भाषा कहीं सहज, सरल और सुबोध है, मतलब कहीं तो बिल्कुल सामान्य है, पहचान लोगे, कहीं अति दुरूह है, कहीं कहीं कठिन भी हो गई है। परिमार्जिक संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग है। तो संस्कृत निष्ठ शब्द मतलब संस्कृत के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर के दर्शन होते हैं। इन्होंने छोटे छोटे वाक्य बनाए हैं जहाँ पर गंभीरता आती है, बहुत गंभीर शब्दों का प्रयोग है, या गंभीर भाषा या गंभीर भाव कहेंगे। देश प्रेम की रचनाओं में ओज का प्रवाह, देखिए जहाँ भी देश प्रेम की बात आती है वहाँ वीर रस, वहाँ पर ओज गुण तो आ ही जाता है, एकदम उत्साह आ जाता है, जोश आ जाता है, तो ओज का प्रभाव है। तो श्रृंगार रस का, देखिए नारी का वर्णन किया है तो श्रृंगार रस आएगा। श्रृंगार रस के वर्णन में माधुर्य का प्रभाव दिखाई देता है। तो इनकी भाषा क्या है, कहीं कहीं सरल सहज है, तो कहीं कहीं ध्रुव भी हुई है, कठिन भी हुई है, और यहाँ नहीं पर खड़ी बोली का भी प्रयोग है। संस्कृत निष्ठ संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है। ओज गुण का भी प्रयोग है जहाँ देश प्रेम की बात आई है। श्रृंगार रस का भी माधुर्य इनकी मिलता है, और छोटे छोटे वाक्यों में बहुत गंभीर दर्शन भी हुए हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार यह संसार नश्वर है, बिल्कुल नश्वर है, संसार कोई शाश्वत नहीं है। देखिए संसार बना भी रहेगा तो संसार में चीजें परिवर्तित, वस्तुएं परिवर्तित, समय परिवर्तित होता रहता है, तो संसार नश्वर है। वृक्ष की घनी पत्तियां मुरझाकर गिर जाती हैं। इस संसार में देखिए पाठ का सार यहाँ पर बताया जा रहा है थोड़ा आपको, कि वृक्ष की जो घनी पत्तियां हैं वो क्या होती हैं, एक समय के बाद पतझड़ आता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं, पानी ना दो आप पत्तियां मुरझा जाती हैं, उसको सही हवा पानी खाद वगैरह ना मिले, सही माहौल ना मिले तो पत्तियां उस पौधे की, उस वृक्ष की मुरझा जाएंगी, गिर जाएंगी, वो सूख जाएगा, तो मुरझा कर गिर जाती है। इस संसार में महापुरुष हैं जिनके इतिहास के सम्मुख तो अपनी जीवन कहानी हास्यास्पद लगती है। वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन बहुत विस्तृत और बहुत विशाल, मतलब कई प्रकार से प्रशंसनीय है, प्रेरणादायक है। यदि उनके बारे में जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि हम अपने जीवन को रख दें, मैं अपना जीवन रख दूं, तो हास्यास्पद लगेगा, मतलब हंसी का पात्र बन जाएगा मेरा जीवन। तो फिर भी हास्यास्पद जीवन नृत्य को लिखने का कौन साहस करेगा? वो कह रहे हैं कि जब मेरा जीवन मजाक का पात्र बन जाएगा तो मैं क्यों लिखूं, मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, क्यों उसे हंसी उपहास का पात्र बनाऊं, जिससे किसी को किसी प्रकार से सुख मिलने की संभावना नहीं है। वो कह रहे जब लोग मुझे पढ़ेंगे, मेरी आत्मकथा पढ़ेंगे, तो उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ अच्छी बात नहीं मिलेगी, उन्हें भी पढ़कर दुखी होगा। अच्छा जयशंकर जी ने इतना कष्ट झेला है तो मैं क्यों लिखूं, लोगों को दुखी क्यों करूं? मेरा जीवन रूपी रिक्त है, मेरा जो जीवन है वो कैसा है, खाली है, कुछ भी उसमें रोचक बात नहीं है, इससे किसी को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। यहाँ पर उन्होंने कहा, इस पूरी कविता का सार है कि उन्होंने कहा है कि कुछ भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, मेरा यदि आत्मकथा मैंने लिख भी दी तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला, खाली ही है वो। मेरे जीवन में आया सुख मात्र स्वप्न था, स्वप्न के जैसे वो मेरे जीवन में आया था, सुख थोड़ी देर के लिए, क्षणिक। जीवन की कथा ऐसी नहीं है कि सब रस लेकर उसे सुने, ऐसा कुछ भी मेरे जीवन में नहीं है कि आप जो पाठक होगा उसको आनंद की प्राप्ति हो। मेरे जीवन की व्यथाएं अभी सुप्त अवस्था में, वो कह रहे हैं मेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वो सिर्फ मुझे पता है वो छुपी हुई अवस्था में है, मैं उसको क्या बोलूं और क्या मैं उसको सुनाऊं, उन्हें जगाने का अभी समय नहीं है। वो सुप्त अवस्था में जो हैं, जिनको मैं एक तरफ बंद रखे हुए हूँ, उसे जगाने का ये समय नहीं है। मैं उन्हें वापस से क्रोधना या उखाड़ना या दिखाना नहीं चाहता। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया। आगे कह रहे हैं, अब यहाँ से आते हैं जो उनकी पंक्तियां हैं, वो उन्होंने पाठ का सार बताया कि मुख्य तौर पर जो पंक्तियां आपके सामने आएंगी वो पूरा निचोड़ निकलेगा कि वो अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे। यहाँ पर कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप, मधुप होता है भंवरा, यहाँ पर मधुप बोला गया है भंवरे को, तो इन्होंने अपने मन को भंवरा बताया है। मधुप, तो मधुप क्या है, भंवरा है। कि मधुप क्या कह रहा है कि इसको सेट करते हैं ना, तभी नहीं, कहीं आप रेड देखोगे कहीं आप ब्लैक देखोगे। तो मधुप, मधुप मतलब होता है मधुकर, मधुकर मतलब भंवरा।
गुनगुना कर, यहाँ पर उन्होंने अपने मन को भंवरा बताया है कि मेरा भंवरा रूपी मेरा मन गुनगुना कर कह रहा है कि कौन कहानी यह अपनी, कि कौन है जो मतलब क्यों मैं अपनी कहानी कहूँ, ये कौन कहानी कहे अपनी, मैं अपनी कहानी क्यों यह अपनी कहानी बताऊं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां, मेरा जो जीवन है वो उस पेड़ की भांति है जिस पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं वो पेड़ सूखा खड़ा रह जाता है। तो मेरा जीवन भी मुरझा गया है और उसकी पत्तियां, उसके सुख के पल कहीं छूट गए हैं। देखो कितनी आज घनी, मतलब जितनी ये घनी पत्तियां, मेरे जीवन जो था उसकी पत्तियां, मतलब उसका सुख धीरे 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 छूट चुका है। मेरा जीवन विरक्त हो चुका है, मेरा जीवन उदास हो चुका है। तो मैं ऐसे जीवन की कथा कहानी क्यों लिखूं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, इस गंभीर मतलब इस गंभीर अनंत नीलिमा, मतलब इस संसार में, अनंत नीलिमा मतलब नीलिमा आकाश के लिए, कि इस आकाश के तले जो ये अनंत में, ये अनंत आकाश के तले जो ये संसार है, असंख्य जीवन इतिहास, उसमें कई जीवन के इतिहास लिख चुके हैं। कई लोगों ने कई लोगों की जीवनियां और कई लोगों की आत्मकथाएं लिख दी गई हैं। मतलब इस संसार में, इस आसमान के तले, मतलब इस संसार में कई असंख्य लोगों की आत्मकथाएं लिखी जा चुकी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं, यह लो मतलब लोग, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। वो कह रहे हैं कि जिन्होंने ये कभी अपना लिखा है, मैंने उन लोगों को भी देखा है कि जिनकी आत्मकथा लोग पढ़ते हैं और उनके बारे में, उनकी आत्मकथा पढ़कर उसमें व्यंग कुछ कमेंट पास करते और हंसते हैं उनकी आत्मकथा पढ़कर। तो वे लोग करते ही रहते, मतलब यह लोग, जो लोग पढ़ते हैं वो अपना, मतलब वो अपना क्या करते हैं, जिन्होंने लिख दी है ना आत्मकथा, वे लोग अपना ही उपहास बनाते हैं, क्योंकि मैंने लोगों को हंसते हुए देखा है उन पर। तो जब अपना उपहास बनता मैंने देखा है कि लोगों का खुद का उपहास, मतलब खुद की मजाक उड़ाई जा रही है, तब भी कह रहा उसके बाद भी तुम लोग कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, मैं अपनी दुर्बलता, मैं अपनी कमजोरियों को कह दूं अपनी आत्मकथा में, क्योंकि आत्मकथा लिखने का तात्पर्य अपने बारे में कहना, और मेरे बारे में तो मैं केवल कमजोरियां देखता हूं। तो जब मैंने वो वाली आत्मकथाएं देखी हैं जहां पर लोग हंसी उड़ाते हैं, हंसी के पात्र बनती हैं वो आत्मकथाएं, तब भी आप लोग कह रहे हो कि मैं अपनी कमियां लिखूं, मैं अपनी आत्मकथाएं लिखूं, लोग मेरा भी मजाक बनाए। यह सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति, वो कह रहा है यदि लिख दूं तो उसमें जो आप सुनोगे, जो आप पढ़ोगे, तो तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे, उसमें तुम्हें क्या सुख मिलेगा, क्या सुख पाओगे। वो जो गागर है, जो गागर मतलब मेरा जो जीवन है, गागर यहाँ पर जीवन के लिए उपमा दी गई है कि मेरा वो जीवन है वो कैसा है, रीति, रीति मतलब खाली है। मेरे उस जीवन में कुछ भी ऐसा रोचक नहीं है जो आप पढ़ना चाहें, जिसको आप सुनना चाहें। सुनकर आप क्या करोगे, कौन सा सुख पाओगे। वो मेरी गागर, वो मेरा जीवन तो खाली है, विरक्त है, कुछ नहीं मिल पाएगा आपको। तो एक बार फिर देखते हैं कि मेरा मन रूपी जो भंवरा है वो गुनगुना कर कह रहा है कि कौन यह कहानी लिखे, कौन आत्मकथा लिखे, मैं नहीं लिखना चाहता। मेरा जो जीवन है उसकी कई पत्तियां, मतलब कई ऐसे क्षण जो मुरझा कर गिर चुके हैं, वीरान हो गया है वो मेरा वृक्ष, मेरा जीवन रूपी वृक्ष वीरान हो चुका है। इस संसार में, इस गंभीर, इस अनंत नीलिमा मतलब नीले आकाश के नीचे वाले इस संसार में कई महापुरुषों ने, असंख्य महापुरुषों ने अपनी आत्मकथा लिख डाली। यह लोग करते ही हैं, मतलब यह लोग, जो लोग हैं उनके उपन्यास को पढ़कर, उनकी आत्मकथा को पढ़कर व्यंग करते हैं, मलिन उपहास करते हैं, मजाक बनाते हैं, बेकार मजाक बनाते हैं, कुछ भी कहते हैं, तब लोग भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी। फिर भी जब लोग मजाक बनाते, फिर भी मैं अपनी कमियों को अपनी आत्मकथा में बोलूं, लिखूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, तुम सुनकर क्या सुख पाओगे। मेरी तो गागर, मेरा तो जीवन रीति है, मतलब खाली है, उस जीवन से तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मैं क्यों अपनी कविता, अपने आत्मकथा को लिखूं, ऐसा उन्होंने कविता के माध्यम से बोला है। अर्थ देख लीजिए इसका। कवि ने अपने जीवन उपवन में मन रूपी भ्रमर गुंजार करता हुआ जीवन की कहानी कह जाता है। कवि इतना तो जानता है कि उसके जीवन रूपी उपवन की कितनी घनी पत्तियां मुरझा गई हैं, उनके उपवन को हरा भरा करने वाली, खुशियों को करने वाली, उनके जीवन का साथ छोड़कर चली गई है। इन्होंने अपनी पत्नी पर लिखा है ये जब उन्होंने, उनकी पत्नी जो चली गई थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी की याद में ये लिखा है कि मेरे जीवन को सुख देने वाली तो चली गई है, मेरे जीवन की पत्तियां तो निकल चुकी हैं, मुरझा चुकी हैं। इस अनंत विस्तृत आकाश में कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन वृत्त लिखा है। उससे यही प्रतीत होता है कि उन्होंने अपना जीवन वृत्त लिखकर अपना उपहास किया है, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, लोगों ने तो उनका मजाक ही बनाया।
उन महापुरुषों के जीवन के सम्मुख अभावों से भरे जीवन वृत्त को लिख अपना उपहास कराने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया है। यह जानते हुए भी कि उन्होंने अपना उपहास करने के लिए अपना जीवन लिखा। मैं मित्रों द्वारा जीवन व्रत लिखने के लिए कहे जाने पर वो कभी कह रहा है कि मैं क्यों, इसके बाद भी कि लोग हंसी उड़ाते हैं, क्या मैं भी उपहास का पात्र बनूं? क्या मैं भी लोगों को अपनी दुर्बलता बनाकर उपहास का पात्र बनूं? मेरे जीवन की भावनाओं से रहित रिक्त मन के बारे में जानोगे, सुनोगे, देखोगे तो निराशा और दुख के अतिरिक्त तुम्हें कोई भी सुख नहीं मिलेगा। ये विस्तृत में था, वो शब्द के अर्थ बताए थे। तो ये विस्तृत वाला देखिए, मैं पिछली स्लाइड भी दिखाती हूँ, ये है तो, और आगे की स्लाइड ये है। तो ये हो गया पूरा भावार्थ और वो था शब्दों का अर्थ। और जब भी आपको पंक्तियां आएंगी तो आपको भावार्थ ही आएगा। तो भावार्थ में आप क्या लिखोगे कि उन्होंने अपने पत्नी के उससे बोला है, और बीच बीच में कि वो अपने कई महापुरुषों ने लिखा है, फिर भी लोग उन पर व्यंग करते हैं, उनका उपहास करते हैं। उन्होंने अपने उपहास के लिए वो सारी घटनाएं लिखी हैं, आत्मकथा लिखी है। तो मैं क्यों लिखूं? और मेरा जीवन जो है वो विरक्त है, मुरझाया हुआ है। ये क्या है, भावार्थ में आ जाता है। ये पंक्ति वहां शामिल भले ही ना हो, पर भावार्थ में आप इसे लिख सकते हैं। भाव अर्थ मतलब उन पंक्तियों से निकलने वाली हमारी और क्या उसमें से भावनाएं उमड़ कर आ रही हैं। तो अगला आगे चलते हैं। ये तो उपहास वाला हमने किया ही था, सुख प्राप्त नहीं होगा। इससे संबंधित प्रश्न है जो आपने अभी गद्यांश पद्यांश पढ़ा, इससे संबंधित प्रश्न है। काव्यांश में मधुप किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है मधुप? यहाँ मन के लिए बोला गया था ना। वह किस तरह कहानी सुना रहा है? तो किस तरह कहानी सुना रहा है, देखिए यहाँ मधुप मन का प्रतीक है। कवि का मन भी भंवरे के समान ही यहाँ वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि मन जैसा भंवरा इधर उधर उड़ता है, मन भी चलायमान चंचल है। यह मन रूपी मधुप कवि के जीवन की भूली बिसरी घटनाओं की याद दिला रहा है, जिससे लगता है कि वह कहानी सुना रहा है। मतलब मन क्या गुनगुना कर कह रहा है, तो गुनगुनाना मतलब वो कहानी कह रहा है। तो ये क्या है कि वह किस तरह कहानी सुना रहा है? तो वह गुनगुना कर कहानी सुना रहा है। वह इधर उधर घूम कर उनकी भूली बिसरी घटनाओं की कहानी सुना रहा है। कौन? मधुप, मतलब वो मन गुनगुनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर जब पत्तियां मुरझाकर गिरने का क्या तात्पर्य है? मतलब उनके जीवन के सुख के पल तो कब के मुरझा चुके हैं। उनका जीवन जो है वो एक सूखे वृक्ष की तरह हो गया है, सुख सारे एक एक करके झड़ चुके हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी में कवि का आशय है कि जीवन निराशाओं से भरा हुआ है। उनके जीवन की खुशियां एक एक करके उसी प्रकार पलायन कर गई हैं जिस तरह से पेड़ का एक एक पत्ता गिर जाता है। प्रकृति की शोभा रूपी जो पत्तियां हैं वो एक एक करके मुरझा जाती हैं और वृक्ष कैसा वीरान हो जाता है, वृक्ष सूखा हो जाता है, अकेला रह जाता है। वैसे ही मेरे जीवन के पल, जीवन के क्षण भी एक 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 करके जा चुके हैं। तो वो जीवन के पलों को पत्तियों का रूप दिया गया है, पत्तियों की उपमा दी गई है, और वृक्ष है प्रसाद जी का जीवन। तो क्या कहा है उन्होंने कि मुरझाकर पत्तियों का है कि जीवन निराशाओं से भरा है। उनके जीवन का हर एक सुख पेड़ की गिरती हुई पत्तियों की भांति एक एक करके गिर चुका है, हट चुका है। यहां तक हुआ, आगे देखते हैं। कवि की दुर्बलताओं को जानकर लोगों को क्या प्राप्त होगा? कवि की कमियों को जानकर लोग क्या प्राप्त करेंगे? कुछ नहीं, सुख तो मिलेगा नहीं, लोगों को भी दुखी होगा। तो दूसरे लोग व्यक्ति की कमजोरियां इसलिए जानना चाहते हैं कि उसका वो उपहास कर सकें, उसका मजाक बना सकें और मजाक बनाकर आत्म सुख प्राप्त कर सकें। वो कह रहे हैं कि आपको क्या सुख मिलेगा? मेरे जीवन की जो बुराइयां हैं या कमियां, बुराइयां ना कहें, कमियां जो हैं, वो जानकर लोग क्या करेंगे? आत्म सुख प्राप्त करेंगे उपहास करके, क्योंकि हम किसी का मजाक बनाते लोगों को बड़ा प्रसन्नता मिलती है। साथ ही अपनी दुर्बल भावनाओं को छिपाने के लिए दूसरे की दुर्बल भावनाओं को लोगों के सामने प्रकट करना चाहते हैं। इस प्रकार लोगों को आत्म संतोष मिलेगा कि हमसे भी अधिक हास्यास्पद कोई है। अब यहाँ पर देखो उन्होंने कहा है कि तुम्हें क्या सुख मिलने वाला है? तुम्हें सुख मिलेगा। मैं यदि जीवन में मैं अपनी जीवन की घटनाएं या जीवन की वीरानियां आपको सुना दूं तो आप सुख पाओगे। कैसे सुख पाएंगे? व्यक्ति उन आत्मकथा को, उनकी जीवन की उन कमियों को सुनकर व्यक्ति हंसेगा, हंसकर सुख का आनंद लेगा। तो वही उन्होंने कहा है कि अपनी दुर्बलताओं को जानकर लोगों को क्या प्राप्त होगा? तो जब व्यक्ति किसी की दुर्बलताओं को जान जाता है तो व्यक्ति उसका उपहास करने लगता है, उसका मजाक बनाकर वो क्या करता है? आत्म सुख प्राप्त करता है।
साथ ही अपनी दुर्बलता छिपाने के लिए वह दूसरों की दुर्बलताओं को उजागर करके प्रसन्न हो जाता है। तो लोगों को आत्मसंतोष मिलेगा, हमसे भी अधिक मतलब वो ये मिलेगा कि अरे हमारा मजाक तो बनता है, हमसे भी बड़ा कोई है जिसके जीवन का मजाक हम बना सकते हैं। तो ये है मतलब उन्होंने जो वहाँ पर रचनाएं की हैं उसका उन्होंने सकारात्मक पक्ष के साथ तो लिख दिया, लेकिन भाव क्या उमड़ कर आ रहे हैं वो आपके प्रश्नों के उत्तर में समझ में क्लियर हो रहा है आपको कि उन्होंने क्या कहा है कि दुर्बलताओं में आप सुख पाओगे। तो उन्होंने कहा था क्या सुख पाओगे, दुखी होगा। अब वो दुख तो तब होगा, लेकिन लोग तो अपना आत्म सुख जान रहे हैं ना कि हम मजाक बनाएंगे, क्योंकि और महापुरुषों के जीवन का मजाक बनाया तो जयशंकर जी कह रहे हैं मेरा भी मजाक बनेगा, क्योंकि लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों की कमियों को उजागर करके उसका मजाक बनाते हैं। तो लोगों को आत्म सुख ही मिलेगा। अब यहाँ से अगले पंक्तियां शुरू होती हैं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। वो क्या कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, मैं इसलिए नहीं लिखना चाहता कि किंतु कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो जाए कि मैं जो आपको लिखकर बताना चाह रहा हूँ कहीं वो खाली करने वाला तुम अपने आप को ही ना समझ लो, कि ऐसा ना हो मैं ही ना हूँ, मतलब मेरे कारण ही लेखक तो नहीं ये लिख रहे हैं अपनी आत्मकथा, कहीं इनके दुख का कारण मैं तो नहीं हूँ। अपने को समझो, तुम उस दुख का कारण स्वयं को समझ लो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मतलब वो मुझ में मेरे जो कष्ट हैं उसमें आनंद लेकर वो अपने आप को उत्साहित करने वाले हों। यह विडम्बना, ये मेरी विडम्बना है, ये मेरा कष्ट है, कठिनाई है। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरी कठिनाई है, मेरी दुर्बलता है कि मैं अपनी कहने के लिए मैं आप लोगों की हंसी उड़ाऊं या आप लोगों का हंसी का पात्र बनूं। कैसे तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि जब ये आत्मकथा पढ़ी जाए तो उसकी हंसी भी उड़ाई जाए। एक बार और देख लेते हैं कि यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। वो कह रहा है मेरी विडम्बना है, ये मेरी कठिनाई है, अरे ये मेरी कठिनाई है कि जो सरल हृदय वाले हैं कि मैं तेरी हंसी उड़ाऊं। ये मेरी विडम्बना कठिनाई है कि मैं सरल हृदय वालों की हंसी कैसे उड़ाऊं। जो मेरे जैसे ही सरल हृदय वाले हो वो अपना आत्मकथा लिखते जैसा मैं अपनी सरल हृदय वाला हूँ, मैं अपना सब कुछ लिख डालूंगा उसमें और हंसी उड़वाऊंगा, तो मैं उन सरल हृदय वालों की भी हंसी नहीं उड़वाना चाहता। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। वो कह रहे या तो क्या मैं अपनी भूलें जो मैंने गलतियां की हैं क्या मैं बोध अपनी आत्मकथा में लिखूं, प्रवंचना औरों की दिखाऊं, या लोगों ने जो मेरी बुराइयां की हैं क्या मैं उनको दिखाऊं। मैं मतलब जो लोगों ने बुराइयां, मतलब जो लोग मुझे छोड़कर गए हैं, जो लोगों के द्वारा जो कठिनाइयां मिली हैं, लोगों के द्वारा जो परेशान, या मैं उनको दिखाऊं। मैं क्या दिखाऊं बताओ, मैं अपनी आत्मकथा में क्या लिखूं, अपनी कमियां लिखूं कि लोगों ने मुझे जो परेशान किया है छोड़कर गए मैं वो लिखूं, क्या लिखूं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। वो कह रहे हैं कि उज्जवल गाथा, उजाले से भरी कहानी। एक ऐसा भी पल आया था जब मेरी कहानी, मेरी गाथा कुछ एक उजाले, एक रोशनी में भी आई थी, कुछ सुख के भी दिन आए थे। मधुर चांदनी रातों में, मतलब ऐसी चांदनी रातें मेरे जीवन में भी आई थी, मीठी चांदनी रातें कि जहाँ कुछ खुशी के क्षण थे, जहाँ कुछ उज्जवल प्रकाश था। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। वो कह रहे हैं कि जहाँ मैं मेरी जो बातें थी, मेरे जो दिन निकल रहे थे वो खिलखिलाकर हंसी खुशी निकल रहे थे, तो मैं किसको बोलूँ। क्या मैं अपनी भूली बिसरी बातों को याद करूँ या मैं अपने उज्जवल उन क्षणों को आपको बताऊं। मैं किसको बताऊं, मैं उन क्षणों को भी नहीं बताना चाहता जो मेरी चांदनी रातों में मैंने वो क्षण, वो पल निकाले थे, जब मैं हंस कर उन हंसते हुए उन पलों को भी मैं बताना नहीं चाहता। कुल मिलाकर यहाँ लेखक कह रहा मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता, मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। आगे देखिए, अर्थ है जो लोग कवि से आत्मकथा लिखने के लिए कह रहे हैं, कवि उनसे कहना चाहता है कि मेरी जीवन की तो विडंबनाओं से, कठिनाइयों से भरा है। यदि मैं अपनी विडंबना को बताने लगा तो कहीं आप लोग ये ना समझ लें कि आप लोगों के कारण मेरी ये विडंबना हुई है या मुझे ये कठिनाई आई है। मेरी रिक्तता का कारण कहीं अपने आप को ना मान लें, मेरी खुशियों को समेट कर अपने जीवन में आप भरते हो ऐसा लोग ना मान लें। इसलिए वो नहीं दिखाना चाहते अपनी किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को। कवि का जीवन इतना सरल रहा है कि वो दूसरों के स्वभाव को समझ ही सका। इस तरह अपनी सरलता को बताकर वो और लोगों के लिए हास्यास्पद हंसी उड़ाने का अवसर नहीं देना चाहता, अपनी सरलता को नहीं दिखाना चाहता।
कभी अपनी भूलों को जहां तहां धोखा खाया है, जो प्रवंचना लोगों के द्वारा जो धोखा मिला है, लोगों के अब जो उसने अपनी जीवन में भूलें की हैं, उनको औरों के सामने वो प्रकट कर अपनी सरलता को हंसी में क्यों उड़वाना चाहेगा? वो नहीं उड़वाना चाहता। ऐसे प्रवंचनाओं से भरे जीवन में क्षणिक सुखों की मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को प्रकट करने का अब क्या औचित्य है? कुछ पल आए थे मेरे जीवन में चांदनी के, कुछ पल आए थे सुख के, लेकिन उससे भी ज्यादा पल हैं दुख के, मेरी कमियों के, मेरी भूलों के। मैंने जो मेरा सरल मन है कि मैं लोगों की बात मान लेता हूँ, वो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ मैंने लोगों की बात मान ली, तो ऐसा सरल हृदय कि लोग उस पर हंसेंगे, तो मैं ऐसी घटनाओं को क्यों बताऊं? और इतनी घटनाएं हैं कि इन घटना का उसमें बताने का अब कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो काफ़ी कम है और भूलें तो बहुत अधिक हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता, मैं नहीं लिखना चाहता अपने जीवन की आत्मकथा, स्वयं की आत्मकथा। इससे संबंधित प्रश्न है, कभी अपने जीवन की किस विडंबना की बात कर रहा है? तो किस विडंबना की बात कर रहा है कि उसका मन सरल था, लोगों की बातों पर उसने विश्वास किया और वही उसके हंसी का कारण बनेगी। कभी अपनी आत्मकथा लिखने से एक तो उपहास का पात्र बनना पड़ेगा, दूसरे अपने सीधेपन के कारण जो उसकी भूलें हुई हैं, जो उसने धोखा खाया है, उसका भी वो उल्लेख करेगा, तो उसको भी उसमें मजाक ही मिलेगा। कवि और उसके मित्र धोखा देने वालों की हंसी उड़ाते हैं तो वो हंसी उड़ाएंगे। कभी ऐसा नहीं होने देना चाहता। कवि ने इसी विडंबना की ओर संकेत किया है कि मेरी विडंबना है कि मेरा मन सरल है, सरलता के कारण लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मैंने भूलें भी की हैं, तो मैं उन भूलों को उजागर नहीं करना चाहता, मैं उस धोखे को दिखाना नहीं चाहता अपनी आत्मकथा में, क्योंकि लोग मुझे इतना सरल समझेंगे, इतना मूर्ख कहना चाहिए सरल जीवन में, जीवन का सरल होना, कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, तो मैं हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता। बस यही मेरी विडंबना है कि मैं विडंबना, इसी विडंबना की उन्होंने संकेत किया है कि इतनी कमियों के बाद मैं अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनसे कवि को उज्जवल गाथा गाने में कठिनाई हो रही है। ऐसे क्या कारण है कि वो उज्जवल गाथा भी नहीं गा पा रहे? जमाने की प्रवंचना, भूलें, कठिनाइयां, सरल हृदय। तो कवि के जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां भी हैं। उन जीवन के उन कोमल क्षणों को में भी किसी को भागीदार वो नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन थोड़ी सी स्मृतियों में दूसरों को आनंद प्रदान करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। इससे वह स्वयं ही उपहास का पात्र बनेगा। यही कठिनाई उनके सामने है। तो यही कठिनाई है, यही कारण है कि उन जीवन की इतनी जो छोटी सी भी अच्छी बातें हैं, वो भी लोगों के जीवन में उतना रस नहीं घोल पाएंगी। तो उन कठिनाइयों को भी नहीं बताना चाहते, क्योंकि मेरे जीवन में भूलें बहुत हैं, तो मैं उन कठिनाइयों को उजागर करके नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी स्मृतियों में जो लोगों को आनंद उतना नहीं दे पाएंगी। बहुत ही कम, बहुत अच्छे पल हैं मेरे जीवन में, बहुत कम। तो यही कठिनाई है कि कम पलों होने के कारण मैं वह लोगों को आनंद नहीं दे पाएगा। यही कठिनाई है मेरे लिखने की कि मैं नहीं लिखना चाहता। कवि ने चांदनी रातों की गाथा को उज्जवल कहा है। क्यों उज्जवल कहा है? तो जीवन में, कवि के जीवन में सुख दुख ही दुख मिला है, पर उनके बीच कुछ ऐसे पल आए थे जो उनके जीवन में प्रकाश लेकर आए थे, जहां उन्हें सुख के अनुभव हुए थे। चांदनी रात में वो अपनी पत्नी के साथ जो उन्होंने पल बिताए थे, ये पल उनकी खुशियां प्रदान करते हैं उनको। इसलिए उसने या कवि ने उन रातों की गाथा को उज्जवल कहा है। तो दुख ही दुख तो हैं, लेकिन उनके जीवन में भी कुछ सुख के पल आए थे। वो उनकी पत्नी के साथ थे। जब पत्नी के साथ उन्होंने चांदनी रात में जो समय बिताया था, वो हंसी खिलखिलाहट के जो पल थे, वो जीवन में सुखों के पल थे, जिसे कवि ने क्या कहा है? उज्जवल गाथा का नाम दिया है। अगला वो इसी के आगे और पंक्तियां हैं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। वो कह रहे हैं कि वह सुख कहाँ मिला जो मैं ऐसा देख रहा था जैसे सपना चल रहा हो। वो थोड़े से सुख के पल मुझे सपनों की तरह लगे। ऐसा लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो पल मेरे पास हमेशा के लिए रुक जाएंगे, लेकिन वो तो सपने की तरह आंख खुलते ही दूर हो गए। आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। वो कह रहा है आलिंगन मतलब वो पल मेरे गले मिलते ही मेरे पास आते, लेकिन जैसे ही मैं जागा वो पल मुझसे दूर हो गए। आलिंगन करते करते उनसे गले मिलते मिलते मेरे पल तो मुझसे दूर चले गए। मैं वो भरपूर जी ही नहीं पाया जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में। वो कह रहे हैं कि वो अपना स्वप्न बता रहे हैं कि वह ऐसा स्वप्न आया था कि जहां अरुण मतलब प्रकाश के समान, लाल, अरुण मतलब लाल, लाल रंग के वो कपोल मतलब गाल, और वो मतवाली मतलब मस्तानी सुंदर सी छाया अनुरागिनी उषा लेती थी जिस सुहाग मधुमाया में।
वो कह रहे हैं कि जो सुहाग मतलब यहाँ पर खुशबू, ऐसी मंद मंद खुशबू आती थी सुबह होते सी, सुबह की अनुरागनी, सुबह के इस प्रकाश में उस लाल गाल वाले की जो जिसके लाल गाल थे, मतवाली जिसकी छाया थी बिल्कुल मस्ती से भरी, तो वो उसकी मंद मंद सुगंध आती थी सुबह होते ही। उसकी स्मृति पाथे बनी है। वो कह रहे हैं कि उसकी जो यादें हैं, मतलब अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं कि उसकी जो यादें हैं, तो पाथे मतलब होता है रास्ते का एक भोजन। मार्ग में जो हम कहीं जाते तो मार्ग में भोजन ले जाते ना, तो पाथे उसे कहा गया है। तो मार्ग मतलब मेरे जीवन का जो मार्ग है, उसमें जो तृप्त करने के लिए, मेरी भूख मिटाने के लिए, मुझे तृप्त करने के लिए जो मेरे पास है, वो केवल मेरी पत्नी, मेरी उस प्रेयसी की क्या है, यादें मेरे पास हैं। थके पथिक की पंथा की, जैसे कोई पथिक, कोई राहगीर थक जाता है और वो अपनी थकान मिटाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत खा लेता है, तो वो मैं ही वह राहगीर हूँ जो कभी कभी अपने जीवन में थक जाता हूँ तो उन पलों को याद कर लेता हूँ जो मैंने उसके साथ बिताए थे। वही मेरा एक भोजन के जैसा हो जाता है, वही मुझे शांति और संतुष्टि देता है। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की, वो कह रहे हैं कि मेरे उस जीवन को, मेरी मेरी जो बातें हैं उनको, मेरा जो जीवन है उसको तुम क्या उधेड़ उधेड़ कर देखना चाहते हो। मेरी जो कथा है उसको तुम, मेरी जो कहानी है उसको तुम उधेड़ बुन में लगे भी रहोगे, खोल खोल कर देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे जीवन में, जो तुम उधेड़ बुन के साथ उसको देखना चाहते हो। तो इसके आगे हम देखते हैं इसका अर्थ कि कवि की कामना सदैव अधूरी रही है। सुख का आभास देने वाले स्वप्न जागते ही विलीन हो गए, मतलब जो सुख के आभास देने वाले सपनों जैसा जिसको वो मान रहे थे, वो उनके जागते से ही दूर हो गए। वैसे ही यथार्थ जीवन में सुख अधूरा रह गया। जैसे हम सपना देखते हैं, कोई अच्छा स्वप्न देख रहे हैं और हम जागते वो छूट जाता है, तो वो कह रहे हैं मेरा जीवन भी, वो सुख के पल भी वो स्वप्न के जैसे ही थे जो आंख खुलते ही दूर हो गए। सुख मुस्कुराहट बिखेर कर पीछे हट गया और बेचारा कवि आलिंगन में, ऐसा लग रहा था कि वो सुख मेरे गले मिलेगा, पर वो सुख तो मुझसे आंख खुलते ही दूर हो गया। यहाँ कवि ने अपने प्रिय, अपने प्रेसी का चित्रण कर रहा है कि उसके सौंदर्य का वर्णन करता है कि उसके लाल गाल समीप रहते हुए ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि वह क्या बिखेर रहे हो, उस सुबह में अनुराग बिखेर रहे हो, मंद मंद सुगंध दे रहे हो। उसकी स्मृतियां कचोटती हैं, उसकी यादें थके हुए राहगीर के लिए जैसे रास्ते का भोजन बनी हुई हो, रास्ते का सहारा बनी हुई हो। आत्मकथा के लिए प्रेरित करने वालों से पूछता है कि मेरे जीवन की गुदड़ी में सीवन को उधेड़ कर, अर्थात विस्मृत पीड़ा, मतलब मेरे जीवन को तुम उधेड़ उधेड़ कर, उसमें जीवन को खोल खोल कर क्या देखना चाहते हो। दर्द के अतिरिक्त विशेष कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो उन्होंने क्या कहा है कि मेरे जीवन को उधेड़ कर क्या मिलेगा आपको, केवल वीरान है, सुनसान है, दर्द के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। इससे संबंधित प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार कवि दुखी क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि स्वप्न ही उसका छूट गया, उसका जीवन उसे स्वप्न की तरह लग रहा था, आलिंगन ही नहीं कर पाया, सुख के पल जी ही नहीं पाया। कभी इसलिए दुखी दिखाई पड़ रहा है क्योंकि उसने भी दूसरों की तरह सुखमय जीवन की कामना की थी। दुर्भाग्य से उसकी यह कामना तो कामना ही रहकर रह गई, यथार्थ रूप नहीं ले सकी। मतलब जो सत्य था वो सामने नहीं आ पाया, यथार्थ रूप से नहीं आ पाया। सुख के वे पल कवि के जीवन में आते आते रह गए, आलिंगन करते करते गले लगते लगते रह गए। तो दुख को क्या है कि कभी भी अपने जीवन में, कवि जो है वो भी अपने जीवन में सुख का अनुभव चाहता था, किंतु सुख तो उसको स्वप्न की तरह मिला। सुखमय जीवन की कामना की थी लेकिन वो यथार्थ में पूर्ण नहीं हो पाया और उसके जीवन में सुख आते आते रह गए। अगला प्रश्न है, प्रिया के साथ बिताए गए पल, मतलब उन्हें अपने प्रिय के साथ जो पल बिताए थे कवि के जीवन में संबल बन गए। कैसे, स्पष्ट कीजिए। उन्होंने जो अपनी पत्नी के साथ जो सुख के पल बिताए थे, उन पलों के बीच वो अपने प्रिय के साथ, अपनी प्रिय के साथ अंतरंग क्षणों की सुखद यादें अभी भी कवि के पास हैं। वे सुखद पल उसके जीवन का आधार बन गए हैं। इस प्रकार अपनी प्रिय के साथ बिताए गए पल कवि के जीवन में संबल बने हुए हैं। मतलब अपने प्रियतमा के साथ उन्होंने बहुत कम समय बिताया है, लेकिन जो समय बिताया है वो स्मृति के पल उनके जीवन का आधार बन गए। वो पूरा जीवन उस स्मृति, उन यादों के पलों में ही गुजार देंगे। तो ये उनके संबल, उनका सहारा बनकर रह गए। कौन, किसका? अपने प्रिय की, अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी की याद।
कवि ने अन्य कवियों से हटकर अपनी प्रिया के सौंदर्य की प्रशंसा किस तरह की है? तो अन्य कवियों ने तो की है। इन्होंने क्या कहा है? उनके गालों को अरुण रक्त के समान लाल, लाल रंग के जैसे एकदम अरुण लाल गाल हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो सुबह में अनुराग, सुबह में खुशबू बिखेर रहे हो। कवि ने अपनी प्रिया की सुंदरता को बड़ा चढ़ाकर बताया। उनके अनुसार उसकी प्रिय के गालों की जो सुंदरता है वो लालिमा है। उस लालिमा से ऐसा लग रहा है कि उषा मतलब सुबह प्रेम से भर उठी हो, उषा में कुछ सुगंध आ गई हो, अत्यंत सुंदर रूप धारण करके वो नववधु बन जाती है। इस तरीके की सुंदरता, सुबह की सुंदरता उन्होंने अपनी किससे ली है? अपनी प्रियतमा से ली है, कि सुबह में जो लालिमा है ये वैसे ही है जैसे मेरी प्रियतमा के गाल लाल हो जाते हैं। जब उसके गाल लाल हो जाते थे तो लगता था जैसे सुबह उसके गालों की वो लालिमा सुबह को सुंदर बना रही है। इस तरह से उन्होंने अपनी प्रियतमा के सुंदरता का वर्णन किया है। अगली पंक्तियां हैं, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं। वो कह रहा है कि मेरा जीवन बहुत छोटा है लेकिन उसमें इतनी घटनाएं हुई हैं, मैं कैसे उन घटनाओं का वर्णन कर दूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? क्या यही आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि मैं केवल दूसरों की सुनता रहूं, मैं दूसरों को ही पढ़ता रहूं, मैं स्वयं चुप रहूं, मैं अपने बारे में कुछ ना कहूं? क्या ये उचित नहीं है? क्या इतना काफी नहीं है? वो अपने पाठकों से पूछ रहा है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। वो कह रहे मेरी आत्मकथा को सुनकर आखिर तुम क्या ही करोगे, क्या ही तुम्हें उससे मिलने वाला है? मेरी भोली भाली वीरान से जीवन की आत्मकथा, मेरे जीवन का वर्णन सुनकर आखिर क्या कर लोगे, क्या मिलने वाला है आपको? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। वो कह रहे हैं कि मेरी जो दर्द है वो चुप है, शांत है, दबा हुआ है। ये वो समय नहीं आया है कि मैं उसको कुरेदूं, मैं उसको फिर से निकालूं बाहर और उसके बारे में कुछ लिखूं। तो वो कह रहे हैं मेरी आत्मकथा लिखने का अभी कोई समय नहीं है। तो यहाँ पर कवि ने लास्ट में बोल ही दिया कि मैं नहीं लिखना चाहता। तो यहाँ पर अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। कवि दूसरों की कथा सुनना चाहता है पर स्वयं मौन रहना चाहता है, ऐसा क्यों? तो कवि दूसरों की कहानी सुनना चाहता लेकिन स्वयं की क्यों नहीं सुनाना चाहता? क्योंकि स्वयं की कहानी कैसी है? स्वयं की कहानी दुख से भरी है। बहुत दुख भोगना पड़ा है उनको अपने जीवन में कोई ऐसी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है जो अपनी आत्मकथा में वो लिख पाएं, जिसको सुनकर लोग वाह वाह करें। अपनी दुखद स्मृतियों को वो पुनः ताज़ा नहीं करना चाहते, वो उसको फिर से बोलना नहीं चाहते, इसलिए वो स्वयं मौन रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इतनी कठिनाइयाँ हैं कि वो लोगों को बताना नहीं चाहते। प्रिया के साथ बिताए गए पल कवि के जीवन के संबल बन गए, कैसे स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, अपनी आत्मकथा के लिए कवि ने कौन सा विशेषण प्रयोग किया है? अपनी आत्मकथा के लिए कौन सा विशेषण प्रयोग किया और क्यों? तो किस विशेषण का उन्होंने प्रयोग किया है? तो यहाँ पर देखिए कई आए हैं जो हम सोच सकते हैं, पर उन्होंने अपनी आत्मकथा के लिए भोली कहा है, मेरी भोली आत्मकथा। तो भोली शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है। भोली विशेषण है क्योंकि उनकी कोई ऐसी विशेष उपलब्धि नहीं है जो अपनी आत्मकथा में वो विशिष्ट रूप से बोल पाए, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मकथा को भोली कहा है, शांत, भोली, चुपचाप। अगला है जो प्रश्नों से, आपके अभ्यासों से है कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, अथवा ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा ना लिखने के लिए कौन कौन से कारण गिनाए हैं। तो कौन कौन से कारण गिनाए हैं? जीवन मेरा दुखी है, जीवन में कोई अच्छे पल नहीं है, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है, सरल जीवन रहा है मेरा, लोगों से मुझे धोखा मिला है, मेरी आत्मकथा बहुत भोली रहेगी, ऐसे बहुत सारी बातें कही हैं। तो उनके जीवन की कोई महान उपलब्धि नहीं है, पहली बात जिसकी सराहना की जाए। अभावों से भरी जिंदगी है, पूर्णतः जिंदगी मेरी नहीं है। कवि का कहना है कि आत्मकथा का वर्णन है वो सुप्त पीड़ाओं को पुनः जागृत करना है और मैं अपनी पीड़ाओं को पुनः नहीं जगाना चाहता। तो कोई भी उसमें उपलब्धि नहीं है, विडंबनाओं से भरी हुई है। मेरे जो और भी हम ऐड कर सकते हैं कि मेरे जीवन में जो है वो सरलपन है जिससे लोग उसका मजाक बनाएंगे। कोई भी मेरे अपना जो जीवन है वो विडंबनाओं से भरा हो, मैं उन विडंबनाओं को पुनः जीवित नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि वह अपनी विडंबनाओं को उखेड़ने के लिए, कुरेदने के लिए अभी उसका मन नहीं है।
कभी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं मानता है, क्योंकि अभी तक उसके जीवन में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा रोचक समय नहीं आया है जिसको वो आत्मकथा में सम्मिलित कर सके, जिससे वो लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। कभी कहता है, मेरे हृदय में अनेक व्यथाएं हैं जो सुस्त पड़ी हुई हैं, शांत पड़ी हुई हैं, जिसे मैं शांत चित्त हूँ। मैं पुनः स्मरण करके जीवन की उन व्यथाओं को वापस से नहीं कुरेदना चाहता, व्यथित नहीं करना चाहता, साथ ही कभी अपनी दुर्बलताओं को और प्रेम के क्षणों को, दोनों को ही सबके सम्मुख प्रकट नहीं करना चाहता। ऐसा करना उसे उचित नहीं लगता। तो कभी अपनी आत्मकथा लिखने का उचित समय नहीं मानता है, क्योंकि अभी तक कभी ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जो लोगों के लिए प्रेरणा बन पाए। वो लोगों के लिए उपहास के पात्र ही रहेंगे, ऐसा वो मान रहे हैं। वो जीवन के सुख के पल और दुख के पल दोनों ही लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं रखना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि जो मेरी विडंबनाएं हैं, जो मेरी कठिनाइयां हैं, जो मेरा व्यथा है, वो सुप्त अवस्था में मेरे किसी कोने में, मन के कोने में पड़ी हुई है, मैं उसे दोबारा नहीं कुरेदना चाहता। यही कारण है कि वह कह रहे हैं कि अभी समय नहीं आया है। स्मृति को पावेय बनाने से कवि का क्या आशय है? पावेय उन्होंने क्यों कहा है? स्मृति यादों को। कवि ने अपने बीते हुए कष्टों के थपेड़ों से आहत होकर निराश है। उसकी स्थिति थके हुए पथिक की तरह है, जिसका आगे बढ़ने का उत्साह समाप्त हो गया है, किंतु जीना चाहता है और पाथे का उपभोग कर उत्साहित होता है। कवि के जीवन का आधार मात्र स्मृतियां हैं, जिन्हें वो संजोए रखा है। निराशा में स्थितियों से निकलने के लिए स्मृति ही उनका पाथेय है। अगला प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? तो स्मृति को पाथेय क्यों कहा था यादों को उन्होंने? क्योंकि वो क्या कह रहे थे कि हमारी यादें ही हमारे रास्ते का सहारा है। मतलब रास्ते में जब व्यक्ति थक जाता है, तो मैं भी अपने जीवन की विडंबनाओं से, परेशानियों से, दुखों से थक चुका हूँ। यदि उसमें मेरा कोई सहारा है, तो मेरी जो अच्छी यादें थी मेरी पत्नी के साथ, वो स्मृति ही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। उस जीवन के राह में यदि मेरा कोई संबल बना है, तो वो कौन है? पाथेय मतलब मेरी यादें। कवि ने अपने बीते हुए कष्टों और थपेड़ों से वो आहत हैं, दुखी हैं। उनकी स्थिति उस थके हुए राहगीर की तरह है, जिसका आगे बढ़ने का कोई मन नहीं है, जो थक चुका है लेकिन जीवन जीना चाहता है। उस जीवन जीने के इस मार्ग में यदि उसका कोई संबल बना हुआ है, यदि उसका कोई सहारा है, तो वो कह रहे हैं कि वो स्मृति ही है। और उस राह के मतलब मार्ग में जो उसे सहारा देंगी, जो पाथेय बनेंगे, वो हैं उसकी स्मृतियाँ। तो उनको वो संजोए रखना चाहता है। तो निराशा में परिस्थितियों में भी यदि उसका कोई सहारा है, तो उन्होंने अपना सहारा किसको बनाया है? स्मृतियों को। भाव स्पष्ट कीजिए। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन अमे आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। वो कह रहा है, ऐसा मुझे कहाँ सुख मिला? मतलब जीवन में ऐसा मुझे सुख जिसका मैं भी कामना करता हूँ लोगों की तरह, वो सुख मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे स्वप्न से उठकर हम सारा अच्छा स्वप्न समाप्त कर देते हैं, ठीक वैसे ही मेरे जीवन से सुख के पल तो यूं ही निकल गए जैसे मैं सपना देख रहा था। वो मेरे पास आते मैं उसको जीता, लेकिन आलिंगन होने से पहले ही वो सपने तो मुझसे दूर हो गए। तो कवि ने अपने जीवन की अनुभूति को कष्ट स्पष्ट किया है कि सुख उनके लिए एक प्रवंचना मात्र बनकर रह गया, धोखा। वह सुख की कल्पना करते हैं, सुख उनके जीवन में केवल झांकी दिखाकर चला गया, मतलब केवल झांक कर चला गया। थोड़े दिन के लिए आया था, थोड़े दिन से उनकी पत्नी का मोह रहा, साथ रहा, लेकिन उसके बाद वो पत्नी वहाँ जीवन में ही नहीं रही उनके। कब आया और कब चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। इस तरह कभी स्वप्न में ही सुख का अनुभव कर रहा था, आंख खोलते ही स्वप्न विलीन हो गया। तो कभी अपने जीवन की अनुभूति जो करता है, तो उनके जीवन को स्पष्ट करता है कि मैं भी मेरा जो सुख है वो केवल धोखा मात्र है। मैं सुख चाहता था, लेकिन मेरा सुख मेरे जीवन में कुछ ही क्षणों के लिए आया। जैसे स्वप्न थोड़ी देर के बाद टूट जाता है, वैसे ही मेरा जीवन के वो सुख के पल कुछ देर के लिए आए और मुझसे दूर चले गए।
और वो मुझे झलक दिखाकर चले गए। इस तरह कभी स्वप्न को क्या कह रहा है कि वो सुख का अनुभव है जो मेरे पास आते आते मुझसे दूर हो गए और वो मुस्कुराकर भाग गए, वही कहा है। अगला है, जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निस्वाग मधुमाया में। और मेरी ऐसी प्रियतमा का सौंदर्य सुंदरता का वर्णन किया है कि ऐसे मेरी प्रेयसी थी कि जिसके गाल लाल थे और लाल गाल ऐसे प्रतीत होते थे जैसे सुबह को उसने अनुराग से भर दिया हो, सुबह में कुछ खुशबू उसमें फैला दी गई हो। कवि ने अपनी प्रेयसी की सुंदरता का वर्णन किया है, उनकी स्मृतियों का वर्णन किया है कि मेरी प्रेयसी का जो सौंदर्य वर्णन है वो करते हुए कहते हैं कि गालों की जो रक्तिम थी, गालों की जो लालिमा थी, वो ऐसी होती थी जैसे उषा काल में उदित होते हुए सूर्य की अरुणिमा के समान सुंदर थी, जिसकी छाया में उषा भी अनुराग से भर जाती थी। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रियतमा की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि जिस तरह सूर्य निकलता है लालिमा लेकर, तो वैसे ही उसके गाल लाल होते थे और लाल गाल सुबह को अनुराग से भर देते थे। जो सुबह सुंदर होती है वो सुंदर सुबह उनकी पत्नी के गालों की सुंदरता से और सौंदर्य से भर जाती थी। अगला है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन की भी उज्जवल कहानी है, मेरे जीवन में भी उज्जवल और प्रसन्नता के क्षण आए थे। मधुर चांदनी मतलब चांदनी रातों में मैंने भी खिलखिलाहट की हंसी हंसी थी, मैं भी प्रसन्न था। तो वो कह रहे हैं कि उक्त कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेयसी के साथ मैंने चांदनी रात गुजारी थी वो जीवन के पल मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और प्रसन्नता के पल थे। वो लेकिन अब अतीत बन गया, वर्तमान में उसका आभास मात्र शेष है से इसलिए सुखद क्षणों को अभिव्यक्त करना उसके लिए कठिन है। वह कभी अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में मधुर बातें करते हुए हंसते थे, खिलखिलाते थे, प्रेम प्रसंग में सुख का अनुभव करते थे। उन क्षणों को शब्दों में पिरोकर सबके सामने प्रकट करना उचित नहीं हो सकता। तो क्या कह रहे हैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में भी उज्ज्वल समय आया था, लेकिन वह कुछ क्षण के लिए आया था जो अतीत बन गया। मैंने भी अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बातें की थी, खिलखिलाहट के साथ वो हंसी गूंजी थी, लेकिन वो पल कुछ समय के लिए रह गए। अब मैं केवल उनका अनुभव करता हूँ। उन पलों को मैं लोगों के सामने कैसे बखान करूं, कैसे वर्णन करूं, ये मुझे उचित नहीं लगता। तो ये इस पंक्ति का आशय था। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। आत्मकथ्य कविता में जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो कैसा है, तो भाषा पर प्रकाश डालिए आत्मकथ्य की। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए, मतलब किस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ है इस कविता में, और आत्मकथ्य की भाषा पर प्रकाश डालिए। दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न अथवा करके दिया है कि इस तरह से पूछ सकते हैं। तो आत्मकथ्य कविता में सौंदर्य की जो अद्भुत छटा है विद्यमान है और वह इस प्रकार है कि खड़ी बोली का परिष्कृत रूप यहाँ पर है, मतलब विस्तृत रूप दिया गया है। आत्मकथ्य में तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, संस्कृत के शब्द भी आए हुए हैं जो भावों के अनुकूल है, मतलब जिस प्रकार से जिस स्थिति या कंडीशन जो रखी गई है उसके हिसाब से शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो खड़ी बोली, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है और जो यहाँ की भाषा है सौंदर्य की अद्भुत छटा यहाँ पर दिखाई गई है। उदाहरण कहाँ पर ऐसा प्रयोग हुआ है, जहाँ संस्कृत के शब्द भी आए हैं, खड़ी बोली भी आई है। अनोखा दृश्य है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास भूले अपनी प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। एक तो ये पंक्ति थी कि इस गंभीर अनंत, तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है। असंख्य जीवन इतिहास भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में, तो यहाँ पर ये पंक्तियाँ हैं जहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और जहाँ पर कुछ ऐसे शब्द भी जहाँ उपमा जैसा किया है कि गंभीर अनंत नीलिमा में। तो यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे तरीके से अद्भुत छटा बताई है कि ये नहीं कहा कि इस पृथ्वी पर इस गंभीर अनंत नीलिमा में, मतलब इस जो नीलिमा ऊपर फैली हुई है उसके तले जो संसार है उसमें कई लोगों ने आत्मकथा लिखी है। तो ये अद्भुत दृश्य था या अद्भुत तरीका था लेखक का कवि का बताने के लिए। फिर एक दूसरा विशेषता है कि कवि ने प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है, जहाँ पर प्रतीक के रूप में शब्द आए हैं, जैसे मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मधुप के मन को क्या बोल दिया गया, भंवरा। प्रतीक बोला, मन में जो प्रतीक का प्रयोग हुआ है वो भंवरे का हुआ है। गिर रही पत्तियां अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आप गनी, तो पत्तियां
हमारे जीवन के पलों के लिए बोला गया है, जीवन के सुख के पल जो पत्तियों के माध्यम से बताए हैं। यहाँ मधुप मन का और गिरती हुई पत्तियां यहाँ नश्वरता का प्रतीक है, मतलब यहाँ पर पत्तियां जो है वो जीवन मुरझाता जा रहा है, जीवन से सुख लीन हो रहा है उसके, तो यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। प्रतीक बताए गए हैं, मन को भंवरे का रूप दिया गया है। कहीं तो दो यहाँ पर 2 से 3 आए हैं कि बहुत अधिक जो भाषा है वो खड़ी बोली परिमार्जित भाषा है, संस्कृत भाषा का प्रयोग है। जो यहाँ का सौंदर्य है वो बहुत अधिक अद्भुत है। और दूसरा प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है। कवि रसिक हृदय है, मतलब कवि का हृदय रस से भरा हुआ है, आनंद से, किंतु मतलब कवि का हृदय तो ऐसे ही होता है, प्रसन्नता रस से भरा होता है, तब तो वो कविताएं लिखता है। अब वो रस कैसा भी हो, करुण रस है, वीर रस है, वात्सल्य है, श्रृंगार है, तो वो क्या है, किंतु रस त्रस्त कैसे हैं, कैसे, किंतु यहाँ पर कभी रस से अलग है, वो कैसे। तो यहाँ देखिए, प्रसाद जी जब अपनी प्रेयसी की स्मृतियों में डूबते हैं तो डूबते ही चले जाते हैं, कुछ ना कहने की मर्यादा वो भूल जाते हैं। वे कभी चांदनी रातों के सुखद क्षणों का अनुभव बताते हैं, कभी सौंदर्य की इतने अभिभूत हो जाते हैं कि जो प्रेयसी है उसके कपोलों पर वो उषा की अरुणिम छटा को देख लेते हैं। अतः स्पष्ट है, कभी गोपनीय रूप से रसिक हृदय है पर अपनी रसिक प्रवृत्ति नहीं करता है, मतलब वो दिखाना नहीं चाहता। गोपनीय रूप से तो वो हैं, तभी तो पत्नी की इन यादों को याद करते हैं कि, और इस तरीके से बखान कर रहे हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। इसलिए उनकी रसिक प्रवृत्ति मर्यादित रही है। कवि की रसिकता उस वेदना बनकर रह गई है जब नायिका आलिंगन में आने का नाटक कर दूर से चली जाती है। तो उन्होंने क्या कहा था कि मुझे आलिंगन, गले वो मिलता स्वप्न आते आते दूर हो गया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने नायिका की बात की है कि सपने में वो नायिका, मतलब मुझे जीवन में वो नायिका कुछ क्षण के लिए आई और लंबी रह जाती, लेकिन वो मुझसे दूर हो गई। और कवि ने आलिंगन की कल्पना करते हुए बाहें फैलाए ही रह गए कि वो आएगी। इस प्रकार कवि त्रस्त ही रह गया, मतलब कवि दुखी ही रह गया, त्रस्त रह गया एकदम। तो कवि का जो जीवन है वो रस से भरा है, लेकिन कैसा, गोपनीय रूप से। अपनी प्रेयसी की यादों में वो खो चुके हैं, इतना खो चुके हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। कभी कभी तो भूल जाते हैं वो कैसा वर्णन कर रहे हैं। कभी वो चांदनी रातों में प्रेयसी के साथ बातें करने का स्मरण करते हैं, तो कभी उसकी सुंदरता में वो उषा की छटा देख लेते हैं। तो प्रेयसी वो क्या है कि मर्यादित भी हैं कहीं कहीं, वो और उजागर करके बताना नहीं चाह रहे अपनी बातों को जो प्रेयसी के साथ उन्होंने बिताई हैं, तो मर्यादित भी हैं। लेकिन जब वो रस से भरे तो हैं, तभी तो वो बातें याद कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में वो रस रहा नहीं, इसलिए वो त्रस्त हो गए। वो प्रेयसी का आलिंगन दूर ही रह गया उनसे, इसलिए वो त्रस्त हैं। तो रसिक कवि होने के बाद भी वो त्रस्त हैं, क्योंकि जीवन में वो सुख नहीं रहा जिस सुख को वो लंबे समय तक अनुभव करना चाहते थे। कवि की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है, क्या त्रासदी है, क्या उनका ऐसा सबसे बड़ा दुख है, क्या वो कष्ट है। तो कवि के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है, वो उसने अपनी प्रेयसी जो जीवन में क्षणिक रस घोलकर चांदनी रातों के खिलखिलाकर मुस्कुराकर चांदनी रातों में जो बातें की, कुछ क्षणों के लिए उनके जीवन में आई थी। चांदनी रातों में जब उन्होंने अच्छी बातें की थी, खिलखिलाए थे, हंसे थे, मुस्कुराकर वो चली गई, जिसके लिए कभी कल्पनाओं में सागर में डूबा हुआ इतरा रहा है, के लिए स्वप्न देख रहा है, यह सब एक क्षण में खत्म हो गया। तो कवि की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है कि उनकी प्रेयसी कुछ समय के लिए उनके जीवन में रही और उनके जीवन से लुप्त हो गई। कुछ समय के लिए चांदनी रातों में उन लोगों ने बातें की और वो मुस्कुराकर चली गई। उनके जीवन में वो सुखद अनुभव लंबे समय तक नहीं रह पाया। उनकी यादों में कवि डूब चुका है, डूब कर ही वो इतरा रहा है, स्वप्न देख रहा है, और वो स्वप्न भी कुछ पल के हैं। यही तो उसकी सबसे बड़ी विडंबना है, यही उसकी त्रासदी है कि वो लंबे समय तक उसे जी नहीं पाया। कवि की विडंबना क्या है जिसे स्पष्ट करने में वो संकोच कर रहा है, क्या विडंबना है। तो यहाँ विडंबना का तात्पर्य 2-3 प्रकार से आया है कि वह कहता है कि अभाव के, मैं अपने जीवन के अभाव के बारे में, अपनी कठिनाई, अपनी विडंबना तो मेरी यही है कि मैं लोगों को जीवन के अभाव के बारे में कैसे बताऊं। कुछ भी आत्मकथा लिखने का आग्रह कर रहे हैं। कवि मान रहा है मेरे जीवन के रीति गागर में मेरा तो जीवन खाली है, कुछ ना मिलने पर मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहने से उन्हें रस की अनुभूति होगी। ऐसे लोग वे हैं जो आत्मीय होने का अभिनय करते हैं। ये कहते हैं भैया नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन जब मेरे जीवन का खालीपन देखेंगे, जब मेरे जीवन की उन विडंबनाओं को देखेंगे, तो वही लोग तो मेरी हंसी उड़ाएंगे। जो अभी आत्मीयता का नाटक कर रहे हैं, यही उनके जीवन की विडंबना है कि आत्मीय जन उनसे ऐसी अपेक्षाएं क्यों करते हैं।
वो कह रहे हैं कि जब आप अपना मानते हो मुझे, तो क्यों मेरी विडंबनाओं को देखना चाहते हो, क्यों मेरे जीवन के खालीपन को देखना चाहते हो। जब तुम कह रहे हो कि हम आपके अपने हैं, मुझे अपनी आत्मकथा सुनाओ, और मैं कह रहा हूँ मैं नहीं सुना सकता, ये कमियां हैं मेरे जीवन में, तो फिर अपना कहकर मुझसे क्यों बार बार वो कमियां उजागर करना चाह रहे हो, क्यों मेरी विडंबनाओं को बढ़ाना चाह रहे हो। तो कवि की विडंबना क्या है कि उसके अभाव से भरा जो जीवन है वो उसके बारे में कैसे बताए, और लोग उससे बार बार पूछ रहे हैं, ये उसकी विडंबना है। और वो नहीं बताना चाहता क्योंकि उसका जीवन खाली है। वो कह रहे हैं कि ये लोग जो आज कह रहे हैं कि हम आपके आत्मीय हैं, हम आपके अपने हैं, उसका अभिनय कर रहे हैं, और ये मेरे अपने हैं, तो मुझसे क्यों कह रहे हैं, मेरे जीवन की विडंबना को क्यों बढ़ा रहे हैं कि मैं उनके लिए कुछ लिख कर दूं, मुझसे क्यों ऐसी अपेक्षाएं कर रहे हैं कि मैं आत्मकथा लिखूं। ये उनकी सबसे बड़ी विडंबना है। मुझे सुनना चाहते हो, मेरे जीवन के बारे में भी जानते हो कि मैं बता भी रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं लिखो 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 लिखो। यही उनकी विडंबना है। तो कुछ ना कुछ कहने से उन्हें रस की अनुभूति तो होगी। ऐसे लोग जो आत्मीय होने का अभिनय कर रहे हैं, यही उनके जीवन की विडंबना है कि आत्मीय जब कह रहे हो कि हम आपके अपने हैं, तो क्यों मुझसे लिखने के लिए बोल रहे हो कि मैं अपने जीवन की कुछ घटनाओं को लिखूं। कविता में कवि का दर्शन एक निराश, हतप्रभ और व्यथित हृदय के रूप में हुआ है। कैसे, स्पष्ट कीजिए। देखिए, बार बार वही बातें आएंगी कि उन्होंने, उनका जीवन खाली है, उनके जीवन में सुख नहीं है, प्रेयसी जा चुकी है, जीवन विडंबनाओं से भरा हुआ है। तो कवि लोगों की आत्मकथा लिखने के आग्रह को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि उसके जीवन में वर्तमान में कोई उत्साह नहीं है, वह जीवन निराश हो चुका है, जीवन में कोई सुख के पल नहीं है, वह ठगा जा चुका है लोगों से, उसके अंदर जो आत्मीय जन है उन लोगों से वो ठग चुका है, वह एक थके हुए राहगीर के समान है, उसके जीवन में कोई रुचि नहीं है, कोई उत्साह नहीं है, वह जीवन से त्रस्त है, उसका मन व्यथित है। इसलिए वह कह रहा है, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इसलिए वो कह रहा है, क्या अच्छा नहीं कि मैं सिर्फ लोगों की ही सुनता रहूं, मैं कुछ ना कहूं अपने बारे में। इस प्रकार संपूर्ण कविता में दुर्बल मन वाला कवि निराश, हतप्रभ और व्यथित हृदय दिखाई देता है, क्योंकि वह अपने जीवन की विडंबना, अपने जीवन के बारे में कोई उत्साह नहीं है, इसलिए वो लिखना नहीं चाहता। जीवन में कोई प्रसंग ऐसा नहीं है जो लोगों को रोचक लगे। वह कह रहा है, मैं जीवन से थका हुआ राहगीर हूँ, मेरे जीवन में उत्साह नहीं बचा है। तो इसलिए वो बोल देता है कि ऐसा ना हो, क्या यह अच्छा नहीं कि मैं औरों की सुनूं और खुद सुनता और मैं मौन रहूं, मैं चुप ही रहना ठीक नहीं है। बस इसी कारण से पूरी कहानी में वो हतप्रभ है, निराश है और व्यथित है। देखिए, आपको बहुत सारे उत्तर लगभग एक से लग रहे होंगे, या आसानी है कि आप मिला जुला कर लिख भी सकते हैं। सभी जाके एक ही संकेत कर रहे हैं। आत्मकथित कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है, वह उनकी ईमानदारी और साहस का प्रमाण है। स्पष्ट कीजिए, आत्मकथित कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन किया गया। दोनों प्रश्न समान है। तो कैसे वो कहते, आत्मकथित कविता ने उन चित्रों को चित्रित करने का साहस दिखाया है जहां वह, देखिए, वह आत्मकथा लिखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि मेरे में कमी क्या है, मैं लोगों से धोखा खाया हुआ हूँ, मेरा मन सरल है, मेरा जीवन खाली है, मेरे जीवन में सुख नहीं है, मेरी पत्नी अब नहीं है, मेरे माता पिता, जो कि माता पिता भी उनके नहीं रहे, तो क्या कह रहे हैं कि मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, एकदम शांत और खाली है। ये बताने में भी वो संकोच नहीं कर रही। ये उनका क्या है, सरलता है, उनकी ईमानदारी है, और उनका साहस है, जो वो, ये साहस का प्रमाण है, जो सब कुछ वो ना चाहकर भी कह रहे हैं यहाँ पर। तो वही है कि जहाँ वो असफल रहा, निसंकोच अपनी दुर्बलता और अपना अभावों के क्षणों को उकेर रहा है, लोगों को बता रहा है, जिससे वह अन्य लोग बचना चाहते, लोग अपनी कमियां नहीं बताना चाहते, लेकिन वो बता रहे हैं कि मैं आत्मीयनों से ठगा हुआ हूँ, मेरा जीवन रस से युक्त नहीं है। और वो कभी अपने जीवन के यथार्थ का वर्णन कर रहा है। बस यही तो बात है कि इतना उसमें ईमानदारी, इतना साहस है कि वो जीवन के खालीपन को सबको बता रहा है। आत्मकथा नहीं लिख रहा, लेकिन कवि के द्वारा वो कविता के द्वारा बता सब रहा है। तो ये अपने जीवन के बारे में जो कमियां हैं, जहाँ वो ठगा गया है, जहाँ उसकी में रोचकता नहीं है, जहाँ वो खालीपन है, जहाँ वो थक चुका है, जहाँ वो हताश हो गया, वो सब कुछ लोगों को बता रहा है कविता के माध्यम से। यही तो उसका साहस और यही उसकी ईमानदारी है। पाठ समाप्त। तो कवि ने यहां पर कितना कुछ देखा, जीवन इतना निराश होता है। तो यदि हम देखें तो केवल हमारा गम क्या, लोगों के तो कई अनेक गम है। ठीक, तो अपना गम नहीं, लोगों के गम हमसे भी अधिक होते हैं। हम निकल कर तो देखें,
जिनका हम जीवन परिचय पढ़ते हैं, जिनको हम जानते हैं, वो भी दुखी हैं, उनका जीवन भी निराशाओं से भरा है, लेकिन फिर भी वो लिखने का साहस करते हैं, वो बताने का साहस करते हैं, वो पीछे नहीं हटते। यही तो हमारे लिए सीख है कि यदि जीवन में कोई काम अधूरा रह गया है तो उसको मन में न रखकर आगे बढ़ते जाइए, कुछ और अच्छा मिल जाए, कुछ और उपलब्धि मिल जाए। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं, देखिए पाठ में लिखा हुआ हर पाठ, मतलब पुस्तक में लिखा हुआ हर पाठ आपके लिए सीख देता है। हर पाठ में आपको सीख मिलेगी, हर पाठ में मैं आपको एक नई शिक्षा दूंगी, आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल आपको पढ़ाना नहीं, आपको जीवन के मार्ग पर अच्छे से और सही रास्ता दिखाना भी है। एक साहित्य, एक भाषा टीचर की यही, भाषा शिक्षक की यही विशेषता होती है कि वो बच्चे को केवल पढ़ाना उसका उद्देश्य नहीं होता, उसका उद्देश्य ये भी होता है कि जो पाठ में आया है बच्चा उससे सीखे और जीवन में उतारे। तो ये सीख मैं आपको हर पाठ में देती रहूँगी। सीख को लेने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको मुझे मिलना पड़ेगा, मुझे उसको सुनना पड़ेगा, मेरे चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा, चैनल पर विजिट करना पड़ेगा कि अब और क्या मैम लेकर आने वाली हैं, और क्या है। क्या केवल हिंदी और संस्कृत है? क्या केवल मैथ्स और साइंस है? जी नहीं। अगर आप देखेंगे, विजिट करेंगे, इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये पहली पंक्ति बता रही है। नीचे भी बहुत कुछ देखिए आपकी क्या क्या है, केवल कुछ विषय नहीं, बहुत कुछ है। आइए, घूमिए और देखिए अपने विषयों के नज़ारे कि क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।